आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 389। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि उनके और जिग्नेश के बीच इतना बड़ा अंतर होगा? दूसरे मुकाबले में भी उन्हें जिग्नेश को हराने का भरोसा नहीं था। हालांकि वह और रुचिर भी एक प्रतिस्पर्धी रिश्ते में हैं। अगर पहला स्थान उसका नहीं है तो वह जिग्नेश के हाथों में नहीं पड़ना चाहता। मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि रुचिर कोई चमत्कार कर सके। रुचिर की ओर देखकर सभी लोग बातें करने लगे। रुचिर महज 5 साल में ही अल्कमी पवेलियन में शामिल हो गए, लेकिन उनके महान अनुभव ने सभी को प्रभावित किया। 5 वर्षों में वह एक सम्मानित कीमियागर से एक देव स्तर के पूर्ण कीमियागर के रूप में पदोन्नत हो गए। प्रगति तीव्र रही है। वह अल्कमी पवेलियन में सबसे कम उम्र के अतिथि भी हैं। जब 5 झंडे पत्थर की पट्टिका पर गिरे तो प्रकाश पुनः प्रकट हुआ और फिर संख्या 47 भी प्रकट हुई। क्या जो बड़े जो को वास्तव में केवल 47 मिनट लगे। सब ने अपना मुंह खोल दिया। मैं अंदर से सदमे में था। रुचिर, जो केवल 5 वर्षों से अल्कमी पवेलियन में शामिल थे, प्रतियोगिता के पहले दौर में जिग्नेश के साथ बराबरी पर थे। समय मापने वाली टैबलेट पर संख्याएं देखकर जिग्नेश एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी आंखों में नाराजगी की झलक दिखाई दी। धत्तेरी की, वह वही व्यक्ति था जिसने मूलतः रिकॉर्ड स्थापित किया था, लेकिन रुचिर तो उसके साथ भी था। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें दूसरे राउंड में कुचल दूंगा। जिग्नेश ने सीधे रुचिर की ओर देखा और मन ही मन ठंडे स्वर में कहा, वह डैन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतने के लिए बाध्य है। ये डैन किंग कोई और नहीं बल्कि जिग्नेश है। रुओचेन, तुमने अच्छा काम किया। आपकी साधना का समय अभी भी कम है, लेकिन कीमिया के लिए आपका रास्ता उज्ज्वल है। त्रिलोक ऋषि ने जानबूझकर कहा। वह बस यही चाहता है कि सबको पता चले। रुचिर जिग्नेश से काफी छोटा है, लेकिन उनके परिणाम एक जैसे ही रहे। तात्पर्य यह है कि जिग्नेश बिना बल प्रयोग के नहीं जीत सकते। यदि प्रशिक्षण का समय समान होता तो रुचिर निश्चित रूप से जिग्नेश को हरा देता। ये सुनकर जिग्नेश मन ही मन दांत पीसने लगा। दोस्त दाववादी मो, अब आपकी बारी है। अंततः त्रिलोक ऋषि की दृष्टि वैद्यनाथ पर पड़ी। इस व्यक्ति ने उसे एक बहुत ही रहस्यमय एहसास दिया, जैसे कोई अदृश्य रसातल। मेरे पिता अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वैद्यनाथ थोड़ा चिंतित थे। उसे क्या पता था कि आदित्य इस समय भी सो रहा है। कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत मजबूत है, इसका कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। इस कार्य को पूरा करने में 2.5 सेकंड का समय लगता है, लेकिन लोगों के इस समूह ने 1 घंटे तक इंतजार किया। अगर आदित्य को नींद नहीं आएगी तो क्या वह बोरियत से मर जाएगा? बस इतना ही, मैं पहले समय की जांच करूंगा। वैद्यनाथ उस समय स्मारक को नापते हुए आए और उस पर 5 झंडे लगा दिए। बस पत्थर की पट्टिका पर संख्या 48 अंकित है। हिस, यहाँ, ये व्यक्ति कौन है? इसे एल्डर फो और मास्टर क्यूई से कम समय लगा। सबकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय लगता है। यहाँ तक कि त्रिलोक ऋषि और जिग्नेश भी दंग रह गए। वे महसूस कर सकते हैं कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है, लेकिन इसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत है। जिग्नेश और रुचिर, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, की तुलना में ये केवल 1 मिनट छोटा था। साथ ही दाववादी मो, बधाई हो, बधाई हो। त्रिलोक ऋषि ने उत्साहित होकर बधाई दी। इस मुजुचांग ने वास्तव में उसे बड़ा आश्चर्य दिया। जब सम्मेलन समाप्त हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति को कीमिया मंडप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। केवल 78 मिनट। पत्थर की पट्टिका पर अंकित संख्याओं को देखकर वैद्यनाथ ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह उसकी सीमा नहीं है। प्रतिभा। सभी लोग गंभीर दिख रहे थे। 48 मिनट पर्याप्त नहीं है। इससे उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ऐसा करने में घंटों लगाए? लानत है, मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। मैं टोफू का एक टुकड़ा खरीदूंगी और उसे मार डालूंगी। मैं देख रहा हूं कि आप टोफू खरीदना नहीं चाहते हैं,
लेकिन आप टोफू राजा शीशी की विधवा के पास जाकर पुराने समय की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, है ना? वुकाओ, आप एक सहयात्री हैं। वैद्यनाथ की बातें सुनकर उपस्थित शिष्यों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके हृदय अस्थिर हो गए हैं। आहम, साथी दाववादी मो, ये परिणाम पहले से ही असाधारण है। त्रिलोक ऋषि ने अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए 2 बार खांसी की। आखिरकार उसे इसमें 48 मिनट लगे। सभी मित्रों, पहली प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। प्रथम स्थान विजेता रुचिर और क्या यह अंत है? अचानक एक सुस्त आवाज आई जिसने त्रिलोक ऋषि की आवाज को बाधित कर दिया। मैंने देखा कि आदित्य नींद में टहल रहा था और लगातार जम्हाई ले रहा था। मैं सिर्फ 2.5 घंटे ही सो पाया। मुझे सचमुच पूरी नींद नहीं मिली। अब कोई दूसरा व्यक्ति बाहर क्यों आ रहा है? हर कोई दंग रह गया और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी जागा हो। क्या यह आदमी धुंधले पहाड़ पर सो गया होगा? बहुत खूब, वह बहुत लापरवाह है। प्रिय युवा मास्टर, वैद्यनाथ उत्साहित होकर तुरंत आगे बढ़े। तुम अंततः बाहर आ गए। रुचिर ने भी राहत की सांस ली। उसकी भावना गलत नहीं होगी। युवा मास्टर, ये ऐसे व्यक्ति नहीं लग रहे थे जो पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे। साथी दाववादी, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने भी 5 झंडे एकत्र किए हों? त्रिलोक ऋषि ने संदेहपूर्वक पूछा, क्योंकि उनकी धारणा में आदित्य की आभा साधारण प्रतीत होती थी। मंडप मास्टर, ये साथी दाववादी ये है। वह और साथी दाववादी मो एक साथ कीमिया मंडप में आए हैं। कीमिया में उनकी शक्ति बहुत प्रबल है। रुचिर जल्दी से समझाने के लिए बाहर आया। त्रिलोक ऋषि ने आदित्य की ओर अजीब नज़रों से देखा। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये व्यक्ति उनके लिए भी कोई आश्चर्य लेकर आएगा। फराज ने अपनी नज़रें बचा लीं और आदित्य व अन्य लोगों की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसने आदित्य और अन्य लोगों को शहर के द्वार से बाहर भगा दिया था। हालांकि रुचिर की पैनी नज़र थी और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोनों के बीच समझौता करा दिया। अब ये सोचकर फराज को शर्मिंदगी महसूस हुई। रसायन विद्या में वह रुचिर से तुलना नहीं कर सकता था। पैटर्न के मामले में वह अभी भी रुचिर से काफ़ी पीछे थे। मित्र, ये कृपया अपने द्वारा एकत्रित किए गए 5 झंडों को समय मापने वाले स्मारक पर लगा दें। त्रिलोक ऋषि भी विनम्र हो गए। सबकी नज़रें आदित्य पर टिक गईं। ये दोनों लोग कहाँ से आए? जिग्नेश हैरान था। इस कीमिया प्रतियोगिता में वास्तव में कई छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघ थे। हालांकि 47 मिनट के उनके रिकॉर्ड के साथ कोई भी उन्हें पार नहीं कर पाएगा। आदित्य समय मापने वाले स्मारक पर आए और 5 झंडे निकालकर उस पर लगा दिए। बज़ बूम, इस बार समय मापने वाले स्मारक से न केवल चकाचौंध भरी रोशनी निकली, बल्कि वह हिंसक रूप से कांपने लगा और समय के नियम का निशान तेजी से बहने लगा। ये है। हर कोई अचंभित था। ये स्थिति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। गुरगल, क्या ये बच्चा कोई चमत्कार करने वाला है? सबने आश्चर्य से कहा। जब यह विचित्र घटना समाप्त हो गई तो पत्थर की पट्टिका पर 2.30 संख्याओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई। 2.30, 2.5 घंटे। ओह, मैंने सोचा था कि यह एक चमत्कार है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। नहीं, ध्यान से देखो, 21 सेकंड है। क्या 21 सेकंड है? क्या इसका मतलब है कि उसे 5 झंडे इकट्ठा करने में केवल 2.5 सेकंड लगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर झंडे उसके सामने भी रख दिए जाएं, तो उन्हें इकट्ठा करने में 2.5 सेकंड से ज़्यादा समय लगेगा, है ना? हर कोई भयभीत था और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। 2.5 सेकंड? बिल्कुल नहीं, मुझे प्रेस बायोपिक होना चाहिए। जिग्नेश ने अपनी आंखें रगड़ी और समय स्मारक पर अंकित संख्याओं को घूरने लगा। अभी भी 2.30 सेकंड। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टी माउंटेन में बनी संरचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं है? लेकिन अगर कोई संरचना हस्तक्षेप नहीं भी हो, तो भी केवल 5 झंडे इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा। ये कुछ सेकंड में कैसे पूरा हो सकता है? जिग्नेश को लगा कि उसके पैर थोड़े कमजोर हो गए हैं और वह लड़खड़ा गया है। त्रिलोक ऋषि अभी भी सदमे में थे। क्या यह मनुष्यों के लिए संभव है? अगर कोई धोखाधड़ी न हो
तो इस व्यक्ति की मानसिक शक्ति और शारीरिक गति चरम पर पहुंचनी चाहिए। तभी वह कुछ ही सेकंड में 5 झंडे इकट्ठा कर सकता है। युवा मास्टर अद्भुत है। वैद्यनाथ उत्साहित और बहुत गौरवान्वित दिख रहे थे। वह जानता था कि उसके जैविक पिता सबको चौंका देंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे जैविक पिता सोने जा रहे थे। पता चला कि उन्होंने कुछ ही सेकंड में 5 झंडे जमा कर लिए थे। अगर मैं सो नहीं पाया तो ये सचमुच उबाऊ होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी आध्यात्मिक शक्ति साथ ही दाववादी ये की तरह शक्तिशाली है। रुचिर ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि ये चांग की मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होगी, लेकिन इतना शक्तिशाली होना उनकी उम्मीदों से कहीं परे था। उसने धोखा दिया होगा। कार्तिक ने कांपती हुई आवाज में कहा। हाँ, उसने जरूर धोखा दिया होगा। 2.5 सेकंड, तुम मजाक कर रहे हो। वैसे भी मुझे विश्वास नहीं है कि वह 3 सेकंड में 5 झंडे एकत्र कर सकता है। जिग्नेश तुरंत सहमत हो गया। आदित्य ने भौहें चढ़ाईं। इन 2 विदूषकों की हिम्मत कैसे हुई उससे सवाल करने की। क्या आप जीने से थक गए हैं? तुमने कहा कि मैंने धोखा दिया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर कोई सबूत नहीं है तो बकवास मत करो। इस झंडे पर प्रतिबंध है, मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? अगर आप कहते हैं कि मैंने धोखा दिया तो क्या आप अल्कमी पवेलियन पर सवाल नहीं उठा रहे हैं? आदित्य ने पलटकर सीधे जिग्नेश और उन दोनों की ओर देखा और भावशून्यता से कहा। जैसे ही आदित्य ने जिग्नेश को घूरा, उसे ठंड लगने लगी। क्या हो रहा है? आखिर वो तो भगवान स्तर का किमियागर है। उसने कौन से तूफान नहीं देखे। आप किसी जूनियर के कारण भयभीत कैसे हो सकते हैं? बेटे, तुम जवान हो। तुम्हारी मानसिक शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, तुम 2.5 सेकंड में 5 झंडे नहीं बटोर सकते। जिग्नेश ने साहपूर्वक कहा। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। पवेलियन मास्टर चेंग, ये झंडा आपके कीमिया मंडप द्वारा बनाया गया था और मिस्टी पर्वतों में बिखरा हुआ है। अब कुछ लोग मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। ये कीमिया मंडप के प्रति अविश्वास का स्पष्ट संकेत है। आदित्य ने अल्कमी पवेलियन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। जिग्नेश अभी भी खंडन करना चाहता था, लेकिन त्रिलोक ऋषि पहले बोले। भाई झेंग, तुम थोड़े पागल हो। दमन की तीव्र भावना ने जिग्नेश को आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही दाववादी ये, इस ध्वज में कुछ भी गलत नहीं है। आपके ग्रेड भी मान्य हैं। पहली प्रतियोगिता में साथी दाववादी ये ने पहला स्थान जीता। जिग्नेश और रुचिर दूसरे स्थान पर रहे। साथी दाववादी मो तीसरे स्थान पर रहे। त्रिलोक ऋषि ने ऊंची आवाज में घोषणा की। दरअसल उन्हें कुछ संदेह भी थे, लेकिन तथ्य हमारे सामने हैं। वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि आदित्य को अपमानित करे। वैसे प्रतियोगिता का दूसरा दौर अभी बाकी है। जब कीमिया साइट पर की जाती है तो आध्यात्मिक शक्ति और कीमिया कौशल का स्तर एक नज़र में देखा जा सकता है। फक फक करना, लड़के, हम तुम्हें दूसरे राउंड में देखेंगे। यदि आप कुछ शर्मनाक तरीकों का उपयोग करते हैं तो आपका रहस्य जल्द या बाद में उजागर हो जाएगा, और जब आप मंच से नहीं उतर पाएंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी। जिग्नेश ने दांत पीसते हुए कठोर शब्द कहे और चला गया। जिग्नेश की पीठ की ओर देखते हुए आदित्य की आंखों में गहरी गहरी चमक उभर आई। एक आदमी जो दूसरों को नीची नज़र से देखता है। जब अमृत को वास्तव में परिष्कृत करने का समय आएगा तो जिग्नेश को और भी अधिक हानि होगी। सभी लोग आदित्य को उलझन भरी निगाहों से देख रहे थे। क्योंकि इसमें 2.5 सेकंड का समय लगा, इसलिए उन्हें सचमुच विश्वास नहीं हुआ। साथ ही दाववादी ये, इस मंडप मास्टर को आपकी ताकत पर 100% विश्वास है। मुझे आशा है कि साथी दाववादी ये उन अफवाहों को दिल पर नहीं लेंगे। त्रिलोक ऋषि आदित्य के पास आए और उसे सांत्वना दी। आदित्य ने बस त्रिलोक ऋषि की बातें सुनी। क्या आप इस पर 100% विश्वास करते हैं? ये निश्चित रूप से असंभव है। त्रिलोक ऋषि ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें आदित्य को नाराज करने का डर था। क्योंकि अगर आदित्य के परिणाम सही हैं तो इसका मतलब है कि उसकी मानसिक शक्ति उस स्तर पर पहुंच गई है जिसे असामान्य कहा जा सकता है। त्रिलोक ऋषि ने ऐसे रसायन दानव को अपमानित करने का साहस कैसे किया? इसे पूर्वज के रूप में प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि। आदित्य ने हाथ हिलाया।
साथ ही दाववादी ये, इन दिनों मेरे पास बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो आप मुझे बर्दाश्त कर लेंगे। त्रिलोक ऋषि ने अपने हाथ जोड़े और कहा, पवेलियन मास्टर बाहर है। गुरु देवेंद्र इन दिनों हमारा बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी हमारी उपेक्षा नहीं की है। आदित्य ने रुचिर की प्रशंसा की। हा, रुचिन को बूढ़े लोगों के साथ व्यवहार करते समय सचमुच सहजता महसूस होती है। रुचिन, जाओ और किसी को रात का खाना बनाने का आदेश दो। आज मैं स्वयं साथी ताओवादी ये और साथी ताओवादी मो का स्वागत करूंगा। त्रिलोक ऋषि अनुभवी होने के योग्य हैं। उन्होंने आदित्य को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके अलावा उन्होंने रुचिर को इस मामले को संभालने के लिए कहा और आदित्य निमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सके। आखिरकार रुचिर इन दिनों उनका बहुत ख्याल रख रहा है। ठीक है, मैं काम पूरा कर चुका हूँ, तो फिर आज रात मिलते हैं। आदित्य ने भी प्रणाम किया और फिर वैद्यनाथ के साथ अपने निवास पर लौट आए। हॉल के अंदर त्रिलोक ऋषि ने रुचिर की हर संभव प्रशंसा की। रुचेन, इस बार तुम्हारा धन्यवाद, अन्यथा हम इन दो कीमिया राक्षसों को नाराज कर सकते थे। तुम्हारी नज़रें अभी भी तेज हैं, जियू से कहीं बेहतर। फराज उसके बगल में था, फिर भी त्रिलोक ऋषि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पवेलियन मास्टर ने मुझे सबक सिखाया। फराज का चेहरा लाल हो गया। ये वास्तव में था कि वह महान व्यक्ति को नहीं पहचान पाया। जब रात्रिभोज का समय आएगा तो तुम्हें ये दाऊयू से माफ़ी मांगनी होगी। त्रिलोक ऋषि ने फराज को निर्देश दिया। तभी त्रिलोक ऋषि को कुछ सूझा और उन्होंने रुचिर से पूछा, रुचेन, क्या तुम ये दाऊयू और अन्य दो को पहले से जानते हो? रुचिर ने सिर हिलाया, कभी मुलाकात नहीं हुई। तो फिर आप ये दाऊयू की मानसिक शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? 2.5 सेकंड, ये सचमुच थोड़ा अपमानजनक है। त्रिलोक ऋषि बुदबुदाए, ये दाऊयू मुझे बहुत शक्तिशाली एहसास देता है, लेकिन वह एक रसातल की तरह है जिसमें झांका नहीं जा सकता। रुचिर की आंखें विस्मय से भर गईं। मैं समझता हूँ, मैं इसे रात्रि भोजन के समय आजमाऊंगा। त्रिलोक ऋषि ने सोचते हुए सिर हिलाया। शाम को आदित्य और वैद्यनाथ हॉल में आए। मेज पर जमीन और समुद्र से लाए गए स्वादिष्ट व्यंजन भरे हुए थे। हॉल के मध्य में सुंदरियों का एक समूह नृत्य कर रहा था। पतले कपड़ों से उनकी पतली कमर, बर्फ सी सफ़ेद टांगें और गर्वित आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जो देखने में आंखों के लिए एक दावत थी। वैद्यनाथ ने उसकी लार निगल ली। जब से उसे शरीर को मजबूत बनाने का नुस्खा मिल गया, उसे अब खुद को रोकने की जरूरत नहीं रही। दो ताओवादी मित्र कृपया। त्रिलोक ऋषि रुचिर और फराज के साथ उनका स्वागत करने आए। आपका स्वागत है, मंडप मास्टर, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबके बैठ जाने के बाद त्रिलोक ऋषि ने आंखें घुमाईं और मुस्कुराते हुए कहा, साथी दाओवादी, ये मेरी आस्तीन में बढ़िया शराब की 2 बोतलें हैं। आप अनुमान क्यों नहीं लगाते कि वे क्या हैं? ये सुनकर आदित्य तुरंत समझ गया। त्रिलोक ऋषि उसकी परीक्षा ले रहे थे। त्रिलोक ऋषि ने जानबूझकर अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके 2 बोतलों में बढ़िया शराब लपेटी। इसका विघटनकारी प्रभाव होगा, जो मिस्टी माउंटेन के निर्माण से बेहतर होगा। आदित्य मन ही मन घृणा से मुस्कुराया। इस स्तर की मानसिक शक्ति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आदित्य की मानसिक शक्ति त्रिलोक ऋषि से कहीं अधिक थी। इस लाओ देंग ने यह भी कहा कि वह अपने जैविक पिता पर 100% भरोसा करता है। वैद्यनाथ ने बिना किसी संकेत के अपनी आंखें घुमाईं। साथ ही उसे त्रिलोक ऋषि की आस्तीन में शराब का भी एहसास हो रहा था, लेकिन इसे एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति ने अवरुद्ध कर दिया था, एक अभेद्य दीवार की तरह जिसे पार करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। आखिरकार त्रिलोक ऋषि की मानसिक शक्ति अभी भी बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार वह पिछले डैन किंग थे, लेकिन आदित्य के लिए यह बाधा थोड़ी बचकानी है। मास्टर चेंग, आपको कैसे पता कि इस जूनियर को बेटी की रेड वाइन और मीठी सुगंधित ऑस्मैनथस वाइन पीना पसंद है? आदित्य ने शांति से कहा। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि ऐसे स्तब्ध रह गए मानो उन पर बिजली गिर गई हो, क्योंकि उसके कफ के अंदर उसकी बेटी के लाल और मीठी खुशबू वाले ओसमंथस के अलावा कुछ नहीं था। धुंधघास, कितने दिन हो गए, क्या उसकी मानसिक शक्ति उसमें कोई बाधा नहीं डालती?
त्रिलोक ऋषि को पहली बार बहुत निराशा महसूस हुई। साथ ही दाववादी ये की मानसिक शक्ति वास्तव में शक्तिशाली है। वैद्यनाथ ने अपनी आस्तीन से शराब निकाली। जब उन्होंने देखा कि यह नुए होंग और ओस्मांथस फ्रेग्रेंस से बना है, तो रुचिर और फराज दोनों को बहुत अच्छा लगा। उनकी केवल एक रेटिंग है, इसीलिए यह बच्चा भयानक है और तुम्हें उसे नाराज नहीं करना चाहिए। साथ ही दाववादी मैं आपके लिए एक टोस्ट प्रस्तावित करना चाहता हूँ। त्रिलोक ऋषि ने स्वयं शराब डाली और फिर टोस्ट करने के लिए अपना गिलास उठाया। तो जूनियर, मैं आतिथ्य के लिए पवेलियन मास्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा। आदित्य खड़ा हुआ, अपना गिलास उठाया और पीने लगा। बाद में त्रिलोक ऋषि ने फराज को आंख मारी। फराज तुरंत खड़ा हुआ, शराब का गिलास उठाया, झुककर बोला, साथ ही दाववादी मैं पहले अंधा था और मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं खुद को शराब पिलाकर सजा दूंगा और सम्मान के प्रतीक के रूप में मैं ऐसा पहले करूंगा। परिलोक में कोई भी उम्र या वरिष्ठता की परवाह नहीं करता। एकमात्र चीज जो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, वह है ताकत। फराज आदित्य की रसायन विद्या शक्ति से पूरी तरह प्रभावित था, इसलिए आदित्य के सामने वह जूनियर की तरह व्यवहार करने लगा। फू लाओ ने बहुत ज्यादा सोचा, मैंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों ने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया। फराज को अब राहत महसूस हुई। वह आदित्य को नाराज नहीं करना चाहता था। वह अटारी जहां जिग्नेश स्थित है। इस समय कार्तिक भी वहां था। भाई झेंग, मैंने सुना है कि मंडप मास्टर चेंग ने ना ये चांग के लिए विशेष रूप से रात्रिभोज का आयोजन किया है। वह इसके लायक है, जिग्नेश ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकुड़ते हुए अनिच्छा से कहा। यहाँ तक कि वह भी इस तरह के व्यवहार का आनंद नहीं ले सका, लेकिन जूनियर ये चांग ने इसका आनंद लिया। उस बूढ़े त्रिलोक ऋषि को सचमुच विश्वास नहीं हो रहा है कि वह बच्चा 2.5 सेकंड में 5 झंडे इकट्ठा कर सकता है न? त्रिलोक ऋषि हर काम में सावधानी बरतते हैं। अगर उन्हें उस लड़के पर शक भी होगा तो वे जाहिर नहीं करेंगे। कल दूसरी प्रतियोगिता है, तब मैं उस बच्चे को शर्मिंदा कर दूंगा और उसे मंच से उतरने से रोक दूंगा। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गंदी चालों पर निर्भर रहना असफल होना तय है। भाई झेंग, जब आप डिप्टी पवेलियन मास्टर बन जाएं, तो मुझे पदोन्नत करना मत भूलना। हा, चिंता मत करो, भविष्य में डिप्टी पवेलियन मास्टर का पद तुम्हें दे दिया जाएगा। दोनों ही कल की कीमिया प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे हैं। रात्रि भोजन के बाद आदित्य और वैद्यनाथ अपने निवास पर लौट आए। आदित्य की पीठ को देखकर त्रिलोक ऋषि बहुत भावुक हो गए। वह लंबे समय से एक महान अमर रसायन शास्त्री रहे हैं। यहाँ तक कि जिमिन परिवार का कीमियागर भी अमर स्तर पर स्थिर हो गया है। जहाँ तक अमर स्तर की पूर्णता का प्रश्न है, यह ऐसा है जैसे मार्शल आर्ट का अमर सम्राट क्षेत्र विलुप्त हो गया है। लेकिन आदित्य के आने से उन्हें आशा मिली। शायद वह अपनी आंखों से एक आदर्श अमर कीमियागर के जन्म को देख सके। रुचेन, जियू, तुम्हें दाओयू और तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। आपको ऐसे राक्षसों को नाराज नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें कीमिया मंडप में शामिल करने का प्रयास करें। त्रिलोक ऋषि ने अपने पीछे 2 लोगों को आदेश दिया। हाँ, मंडप मास्टर, रुचिर और फराज ने गंभीरता से उत्तर दिया। अटारी में आदित्य खिड़की के पास खड़ा होकर दानव लोक की ओर देखने लगा। 5 साल बाद वह सीधे अपने पत्ते दिखाएगा और नंदिनी को दोष लेने में मदद करेगा। वह जितनी जल्दी हो सके अमर संत क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। डैन टूर्नामेंट में प्रथम स्थान जीतकर वह न केवल सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करेगा, बल्कि म्याओ डैन मंडप का उपमास्टर भी बन जाएगा। जब समय आएगा तो कीमिया मंडप के समर्थन से महाशक्तियां जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेंगी। अगले दिन इस समय कीमिया कक्ष में 1 दर्जन से अधिक लोग एकत्र हो गए थे। वे सभी प्रतियोगिता के पहले दौर में आगे बढ़ गए। अब प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। त्रिलोक ऋषि सबसे आगे थे, उनके बाद रुचिर और फराज थे। सभी लोग, अब प्रतियोगिता का दूसरा दौर है। हम बाद में सभी को 3 औषधीय सामग्रियां वितरित करेंगे और अमृत नुस्खा प्रदान करेंगे। आपको अमृत नुस्खे के अनुसार अमृत को परिष्कृत करना होगा।
जो व्यक्ति सबसे तेज समय लेगा और जिसके पास सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला अमृत होगा वह प्रथम स्थान जीतेगा। त्रिलोक ऋषि के बोलने के बाद हर कोई प्रयास करने के लिए उत्सुक था, विशेषकर जिग्नेश। वह आदित्य के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। 2 औषधि विशेषज्ञ लड़के आए और सभी को औषधीय सामग्री और नुस्खे वितरित किए। क्रोध की गोली। जब उन्होंने डैनफेंग को देखा तो सभी को थोड़ी परेशानी महसूस हुई। अप्रत्याशित रूप से इस बार परिष्कृत किया जाने वाला अमृत एक हिंसक अमृत निकला। ये हिंसक गोली लोगों को कम समय में शक्तिशाली ताकत दे सकती है और इसके औषधीय गुण बहुत मजबूत हैं। इसलिए शोधन करते समय प्रतिक्रिया भी बहुत मजबूत होती है। आदरणीय स्तर हिंसक गोली ठीक है। यदि यह ईश्वरीय स्तर की हिंसक गोली है तो इसमें कुछ प्रयास करना पड़ेगा। सभी लोग, प्रतियोगिता का दूसरा दौर जल्द ही शुरू होगा, कृपया तैयार रहें। त्रिलोक ऋषि ने ऊंची आवाज में घोषणा की। हर कोई फ्यूटन पर बैठ गया और अपनी अपनी कीमिया भट्टियां बुला लीं। उनमें से जिग्नेश की कीमिया भट्टी सबसे शानदार थी, जो मध्यम श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर हथियार के स्तर तक पहुंच गई थी। कार्तिक, फराज और अन्य की कीमिया भट्टियां निम्न श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर हथियार के स्तर तक पहुंच गईं। आदित्य और वैद्यनाथ ने अभी तक अपनी रसायन भट्टियां नहीं बुलाई थीं। सबने उस ओर देखा। जिग्नेश तुरंत मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों, क्या तुम्हारे पास पैसे की कमी है? क्या तुम्हें अपनी कीमिया भट्टियों को बाहर निकालने में शर्म आती है क्योंकि वे बहुत खराब हैं? ये सुनकर वैद्यनाथ ने जिग्नेश की ओर मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देखा। कीमिया भट्टी की क्वालिटी बहुत खराब है। क्या आपको इसे बाहर निकालने में शर्म आती है? हाँ, मध्य श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर हथियार उनके स्काईफ्लो संप्रदाय में थोक में बेचे गए हैं। वैद्यनाथ के पास अकेले मध्यम श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर हथियार स्तर की कम से कम 10 कीमिया भट्टियां हैं। त्रिलोक ऋषि ने भी देखा। वह सोच रहा था कि अगर ये हेनचांग और दूसरे आदमी के पास अच्छी कीमिया भट्टी नहीं है तो वह व्यक्तिगत रूप से उनके उपयोग के लिए 2 कीमिया भट्टियां निकाल लेगा। बूढ़े आदमी, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। वैद्यनाथ ने अपनी आस्तीनें लहराईं और तुरंत ही 5-6 कीमिया भट्टियां प्रकट हो गईं। आध्यात्मिक पैटर्न प्रवाहित हो रहे थे जिससे एक प्राचीन और भारी वातावरण बन रहा था। यह मध्यम श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर कलाकृति स्तर की एक कीमिया भट्टी है। और उनमें से 6, सब ने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। इस आदमी की पारिवारिक स्थिति कैसी है? उन्होंने एक ही बार में मध्यम श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर कलाकृति स्तर की 6 कीमिया भट्टियां निकाल लीं। जिग्नेश के मुंह की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसका चेहरा इतना बदसूरत लग रहा था मानो उसने मल खा लिया हो। क्षमा करें, मैंने एक साथ बहुत अधिक सामान ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता, स्टॉक बहुत अधिक है, वैद्यनाथ ने जानबूझकर कहा। ये सुनकर सभी को लगभग खून की उल्टी आ गई। बहुत ज्यादा सामान, एक साथ बहुत ज्यादा। क्या यह आदमी मानव भाषा बोल रहा है? वैद्यनाथ, बाहर जाते समय कम ही बात करना। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? बूम। जैसे ही आदित्य ने बोलना समाप्त किया, एक बैंगनी सोने की कीमिया भट्टी प्रकट हुई। गुणवत्ता वास्तव में शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर हथियार तक पहुंच गया। उच्चतम श्रेणी के हॉन्गमैंग अमर हथियार स्तर की भट्टी। सभी लोग अविश्वास से इसे देख रहे थे। उनकी धारणा में ऐसा लगता है कि त्रिलोक ऋषि के हाथ में केवल कियानकुन वानिक्सियांग भट्टी ही शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर हथियार तक पहुंच गई। अप्रत्याशित रूप से एक जूनियर भी शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर हथियार स्तर की एक भट्टी को बाहर निकाल सकता है। आप मुझे बताइए कि इसे कम महत्वपूर्ण होना कहते हैं। बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी। वैद्यनाथ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना परिचित लग रहा है। यह आपका महामहिम है। रुचिर को अचानक एहसास हुआ। उसने अपनी आंखों से आदित्य के हाथ में बैंगनी सुनहरे बागुआ भट्टी देखी थी। और वैद्यनाथ नाम का प्रयोग महामहिम द्वारा केवल वैद्यनाथ को संबोधित करने के लिए किया जाता है। ये हेनचांग, मुजुचांग। महामहिम, आपने वास्तव में मुझसे ये रहस्य छुपाया था। रुचिर बहुत उत्साहित था। शुरू में वह अभी भी सोच रहा था कि क्या ये हेनचांग की कीमियागिरी बेहतर थी या उसके अपने महामहिम की कीमियागिरी बेहतर थी।
लेकिन अब उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे एक ही व्यक्ति हैं। बैंगनी सुनहरे बागुआ भट्टी के सामने अन्य कीमिया भट्टियां साधारण लगती थीं। इस आदमी को शीर्ष ग्रेड होंगमैंग अमर कलाकृति स्तर की कीमिया भट्टी कहाँ से मिली? जिग्नेश का चेहरा उदास था। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। न केवल पहले मैच में आदित्य ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया था, यहाँ तक कि कीमिया भट्टी भी आदित्य की भट्टी से अतुलनीय थी। भट्टी का क्या उपयोग है? कीमिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कीमिया तकनीक है। तुम केवल घृणित साधनों का उपयोग करना जानते हो। भले ही तुम्हारे पास सबसे अच्छे होंगमैंग अमर कलाकृति स्तर की भट्टी हो, फिर भी तुम जो अमृत परिष्कृत करते हो वह बकवास का ढेर है। जिग्नेश ने फिर भी हठपूर्वक कहा, मैं इस बूढ़े आदमी से इतनी नफरत क्यों करता हूँ? वैद्यनाथ सचमुच इस बूढ़े कुत्ते को मार डालना चाहते थे। आदित्य ने जिग्नेश की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। यह आदमी अपने शरीर में सबसे मजबूत है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्द ही जिग्नेश को फिर से थप्पड़ मारा जाएगा, और यह बहुत संभव है कि उसका ताव हृदय टूट जाएगा। सभी लोग आदित्य को ईर्ष्या से देख रहे थे। भट्टी कीमियागर के दाएं और बाएं हाथ की तरह है। कौन सर्वश्रेष्ठ होंगमैंग अमर कलाकृति स्तर की कीमिया भट्टी नहीं चाहता है? लेकिन पूरे परी जगत में केवल 2 कीमिया भट्टियां हैं जो सर्वश्रेष्ठ होंगमैंग अमर कलाकृति स्तर तक पहुंच गई हैं, एक त्रिलोक ऋषि के हाथों में और दूसरी ज़मीन वुजियु के हाथों में। जहां तक आदित्य के हाथ में बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी की बात है, ये तीसरा तिपाई है जो मध्यम श्रेणी के होंगमैंग अमर कलाकृति तक पहुंच गया है। ये भट्टी बहुत शक्तिशाली है। ये केवल मेरी कियानकुन वांशियांक भट्टी से अधिक मजबूत है। त्रिलोक ऋषि ने मन ही मन आह भरी। अब वह आदित्य को और अधिक नहीं समझ पा रहा था। जैसा कि रुचिर ने कहा, यह एक ऐसी खाई की तरह था जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता था। सभी लोग, दूसरी प्रतियोगिता अब शुरू होती है। त्रिलोक ऋषि ने आदेश दिया और सभी लोग समय के विरुद्ध दौड़ लगाते हुए अमृत को परिष्कृत करने में लग गए। बस जिग्नेश ने एक अजीब आग का आह्वान किया, जो जलती हुई स्वर्ग दिव्य ज्वाला निकली, जो अजीब आग की सूची में 6ठे स्थान पर थी। कार्तिक ने भी एक अजीब आग बुलाई, लेकिन यह अजीब आग की सूची में 10वें स्थान पर थी, जो इतना आकर्षक नहीं था। लेकिन एक विचित्र अग्नि को प्राप्त कर पाना अधिकांश कीमियागरों की क्षमता से कहीं अधिक है। फराज और रुचिर ने भी एक अजीब आग बुलाई। सबको अपनी ओर देखते देख जिग्नेश गर्व से मुस्कुराया। एक अजीब आग होने पर वह गर्व कर सकता है। उसने आदित्य और अन्य लोगों की ओर देखा, उसकी आंखें गर्व और शेखी से भरी थीं। इस आदमी को सचमुच कोई आत्मज्ञान नहीं है। वैद्यनाथ अब इसे और अधिक नहीं देख सके। इसके बाद 10 अजीब आग सामने आई और अजीब आग की सूची में शीर्ष 10 अजीब आग को बुलाया गया। कीमिया कक्ष का तापमान अचानक बढ़ गया। इस समय जिग्नेश के हाथ में जलती हुई दिव्य ज्योति कांप रही थी। फक, विश्व विनाशक सम्राट ज्वाला और शुद्ध कमल दानव अग्नि। वाह, वास्तव में उसके पास अजीब आग की सूची में शीर्ष 10 अजीब आग की सभी जानकारी है। आश्चर्य भरी आवाजें गूंज उठीं। त्रिलोक ऋषि भी शांत नहीं थे। उसके हाथ में केवल एक ही विचित्र अग्नि थी, जो तीसरे स्थान पर आने वाली लाल कमल कर्म अग्नि थी। हालांकि मोजुचान के पास पूरे 10 अजीब आग थे और उन्हें अजीब आग की सूची में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। कीमिया भट्टी से लेकर अजीब आग तक वह लगभग सभी को कुचल सकता था। छोटे मुंह, कम प्रोफाइल रखो। आदित्य ने वैद्यनाथ की ओर आंखें घुमाईं। वह पहले से ही बूढ़ा है, फिर भी वह इतना प्रतिस्पर्धी क्यों है? क्या वह उससे कुछ नहीं सीख सकता? ये सही है, युवा स्वामी। वैद्यनाथ ने बार बार सिर हिलाया। बस। हालांकि अगले ही पल सैकड़ों अजीब आग की लपटें उठीं और आदित्य को अपने में समाहित कर लिया। हम सब लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। सैकड़ों अजीब आग। यह अजीब आग इतनी सस्ती कब हो गई? ये वैद्यनाथ ने उसकी लार निगल ली। मेरे पिता सचमुच शांत स्वभाव के हैं। रुचिर को इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी। वास्तव में वह सैकड़ों अजीब आग को भी बुझा सकता था, लेकिन वह इतना दिखावटी नहीं होना चाहता था। यदि वह प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते समय सैकड़ों अजीब आग बुझाता, तो निश्चित रूप से अन्य लोग उसकी ओर आकर्षित होते। धत्तेरी की, क्यों?
मैं सैकड़ों हजारों वर्षों से रसायन विद्या के मार्ग पर हूँ और मेरे पास केवल एक ही विचित्र अग्नि है। आपके पास सैकड़ों विचित्र अग्नियां क्यों हो सकती हैं? जिग्नेश थोड़ा चिंतित था। ईर्ष्या ने उसे पहचान से परे कर दिया, यहाँ तक कि उसका ताव हृदय भी थोड़ा अव्यवस्थित था। भाई झिंग, रुको, हम यहाँ कीमियागिरी में प्रतिस्पर्धा करने आए हैं, अपनी दौलत दिखाने नहीं। भले ही उसकी कीमियागिरी की भट्टी उच्च गुणवत्ता की हो और उसके पास कई तरह की आग हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसकी कीमियागिरी की कुशलता अच्छी नहीं है तो भी वह हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। कार्तिक ने जिग्नेश को एक वॉयस मैसेज भेजा। ये सही है, मैं उससे लगभग परेशान हो गया था। जिग्नेश ने जल्दी से अपना मन स्थिर कर लिया। इसके बाद उन्होंने अमृत को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। मानसिक शक्ति का उपयोग करके विभिन्न अग्नि को प्रज्वलित करना, औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना तथा सार निकालना। कार्तिक और अन्य लोग भी पूरे मन और आत्मा से अमृत का शोधन करने लगे। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। आदित्य ने जम्हाई ली और फिर सो गया। त्रिलोक ऋषि ने भौहें चढ़ाईं। पहले तो उसने सोचा कि आदित्य अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने के लिए सोने का नाटक कर रहा है, लेकिन जल्द ही कीमिया कक्ष में खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। वह बच्चा सो गया। जिग्नेश और अन्य लोगों ने देखा कि आदित्य गहरी नींद में सो रहा है और वे थोड़ा भ्रमित हो गए। ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में एक प्रतियोगी वास्तव में सो गया। हा, भाई झिंग, ऐसा लगता है कि यह बच्चा भी जानता है कि वह हमें नहीं हरा सकता, इसलिए उसने खुद ही हार मान ली। समझ के राजा, कार्तिक ने शीघ्रता से विश्लेषण किया। तो ये बात है। जल्दी हार मान लेना सही है, वरना जितना अधिक प्रयास आप करेंगे अंत में उतना ही अधिक निराश होंगे। जिग्नेश गर्व से मुस्कुराया। इस कीमिया प्रतियोगिता में प्रथम स्थान उसे ही मिलना चाहिए। दूसरी प्रतियोगिता में प्रथम प्रतियोगिता की तुलना में काफी अधिक भागीदारी थी, इसलिए जिग्नेश ने दूसरी प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने के बाद अंतिम जीत हासिल की और कीमिया किंग का खिताब जीता। आधा घंटा पलक झपकते ही बीत गया। जिग्नेश और अन्य लोगों ने औषधीय सामग्रियों से सभी सार निकाल लिए थे। कीमिया कक्ष औषधि की सुगंध से भर गया था। जिनकी रसायन विद्या में कमजोर कुशलता थी, वे औषधीय सामग्रियों का शोधन लगभग पूरा कर चुके थे। जहां तक आदित्य का प्रश्न है, वह अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। कीमिया कक्ष में खर्राटों की आवाज आ रही थी, जो विशेष रूप से कर्कश थी। हे, बच्चे, तुम हारने के लिए अभिशप्त हो। कीमिया राजा का खिताब केवल मेरा हो सकता है। जिग्नेश ने अपनी परिधीय दृष्टि से आदित्य की ओर देखा और मन ही मन गर्व से मुस्कुराया। केवल रुचिर ही उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था। जहां तक वैद्यनाथ, फराज और अन्य लोगों की बात है तो वे थोड़े धीमे थे। वैद्यनाथ की रसायन विद्या की प्रतिभा संदेह से परे है, लेकिन उन्होंने जिग्नेश से 100,000 वर्ष कम समय तक कीमियागिरी का अभ्यास किया है, इसलिए कीमिया की गति थोड़ी कम है। जिग्नेश को अमर कीमियागर के अत्यंत निकट कहा जा सकता है। क्या साथी दाववादी ये गहरी नींद में सो रहे हैं? क्या मुझे उसे जगाना चाहिए? त्रिलोक ऋषि बहुत चिंतित थे। रुचिर के लिए जिग्नेश को जीतना मुश्किल होगा, लेकिन आदित्य, जिसके जीतने की सबसे अधिक संभावना थी, सो गया। इससे त्रिलोक ऋषि बहुत असहाय हो गए। 2 घंटे बाद जिग्नेश ने तरल दवा को एक साथ मिला दिया था। एक लाल गोली कीमिया भट्टी में लटकी हुई थी, एक प्राचीन जानवर की तरह हिंसक सांस छोड़ते हुए, और कीमिया भट्टी से टकरा रही थी। बूम बूम, कीमिया भट्टी हिंसक रूप से कांप उठी। इस जोरदार प्रतिक्रिया से जिग्नेश बहुत थक गया और उसका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया। मेरे लिए चुप रहो। एक देव स्तरीय सिद्ध कीमियागर होने के नाते जिग्नेश की कीमिया कलाएं लंबे समय से सिद्धहस्त रही हैं। इस बार उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति जुटाई, उस अजीब आग को नियंत्रित किया और गोली को कसकर ढक दिया। जिग्नेश के प्रयासों से हिंसक गोली धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन इसे पूरी तरह से गोली बनने में कुछ समय लगेगा। लेकिन फिर भी जिग्नेश की प्रगति दूसरों की तुलना में बहुत तेज है। जिग्नेश के मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। दर्शकों में उपस्थित सभी कीमियागरों में से केवल रुचिर ही उनसे मुकाबला कर सकता था।
लेकिन रुचिर ने कीमियागिरी का अभ्यास बहुत कम समय के लिए किया था। उसकी मानसिक शक्ति जिग्नेश से कमजोर है, इसलिए जिग्नेश ने उनका दमन कर दिया। मुझे डर है कि रुचिन जिग्नेश का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। त्रिलोक ऋषि के हृदय में चिंता की एक लकीर उभर आए। यहाँ तक कि रुचिर भी जिग्नेश के विरोधी नहीं है, अन्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। जहाँ तक ये हैंचांग की बात है, जिसकी ताकत अथाह है, वह इस समय गहरी नींद में सो रहा है। अगर ये हैंचांग अब जाग भी जाए तो भी यह बेकार होगा। जिग्नेश गोली बनाने के लिए लगभग तैयार है। एक बार जब गोली का क्लेश समाप्त हो जाएगा तो हिंसक गोली को परिष्कृत किया जाएगा। इसके अलावा गोली के पैटर्न और गोली की खुशबू से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हिंसक गोली की गुणवत्ता ईश्वर स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई है। ऐसा लगता है कि स्थिति को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। त्रिलोक ऋषि ने आह भरी। यदि जिग्नेश दूसरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतता है तो समग्र स्कोर में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया जा सकता है। इतने सारे लोगों की उपस्थिति को देखते हुए त्रिलोक ऋषि केवल जिग्नेश को ही उपमंडप मास्टर नियुक्त कर सकते हैं। उसे जिग्नेश को परिस्तर की सफलता की गोली भी देनी है जिसे उसने परिष्कृत किया था। इसके बारे में सोचकर दुख होता है। ये बूढ़ा कुत्ता काफी सक्षम है। वैद्यनाथ ने अपनी परिधीय दृष्टि से जिग्नेश की ओर देखा और पाया कि वह एक गोली बनाने वाला था। वास्तव में उनके और जिग्नेश के बीच बहुत बड़ा अंतर था। भाई झेंग, क्यों आपको दान राजा की उपाधि के लिए अग्रिम बधाई देता है। चापलूस कार्तिक ने पहले ही चापलूसी शुरू कर दी थी। अन्य कीमियागर भी जिग्नेश को आश्चर्य से देख रहे थे। हा, भाई क्यूई, अभी बहुत जल्दी है। वहां उपस्थित सभी लोग बहुत अच्छे हैं और प्रथम स्थान जीतना अभी भी थोड़ा कठिन है। जिग्नेश ने विनम्रता से कहा। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी आत्मविश्वास भरी आंखों ने उसके सच्चे दिल को उजागर कर दिया। भाई झेंग बहुत विनम्र हैं। जो लोग धोखा देने के लिए केवल घृणित तरीकों का उपयोग करते हैं, वे पहले ही अपना असली रंग दिखा चुके हैं। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि भाई झेंग असली कीमिया प्रतिभा है। कार्तिक ने चापलूसी जारी रखी। इससे जिग्नेश बहुत खुश हुआ। उन्होंने सोचा कि कार्तिक एक होनहार लड़का है। जब वह उपमंडप मास्टर बन जाए तो उसे अतिथि बुजुर्ग के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए और उसे हर दिन उसकी चापलूसी करने देना चाहिए। प्रशंसा पाना किसे पसंद नहीं होता। कीमिया का रास्ता सर्वोच्च है, हर कोई परेशानी पैदा करने नहीं आ सकता। जिग्नेश ने उपहास भरी निगाह से आदित्य की ओर देखते हुए उपहास किया। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं सो रहा हूँ? आदित्य, जो गहरी नींद में सो रहा था, दुखी होकर कोसने लगा। उसने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं और फिर जिग्नेश और कार्तिक की ओर नाराजगी से देखा। ये दो बूढ़े कुत्ते बस कीमिया करते हैं, वे यहाँ बहस क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारे पिताजी अंततः जाग गए। वैद्यनाथ के चेहरे पर उत्साह था। ये जिग्नेश बहुत घमंडी है और केवल मेरे प्यारे पिता ही इसकी प्रतिष्ठा नष्ट कर सकते हैं। यद्यपि जिग्नेश अमृत बनने वाला है, लेकिन जब तक मेरे प्यारे पिताजी कार्रवाई करते हैं, वे उसे मिनटों में कुचल सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे पिता के पास अमर स्तर की मानसिक शक्ति है। अमर स्तर की मानसिक शक्ति के सामने देव स्तर की मानसिक शक्ति बच्चों का खेल है। अरे, क्या ये हमारा नंबर 1 नहीं है? क्या तुम जाग गए हो? तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैं जल्द ही एक गोली बनाऊंगा। तुम उसे खाकर आनंद ले सकते हो। जिग्नेश उत्तेजना से भरा हुआ मुस्कुराया। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये बूढ़ा डैंग, क्या वह सचमुच अपने आप को गंभीरता से लेता है? क्या कीमिया जैसी चीजें मिनटों में नहीं की जा सकती? अमर स्तर की गोलियां बनाने में अभी भी कुछ प्रयास करना पड़ता है, लेकिन देव स्तर की गोलियां तुरंत बनाई जा सकती हैं। मुझे नहीं पता कि पिछले 5 वर्षों में आपकी रसायन विद्या कौशल में कितनी प्रगति हुई है। रुचिर का माथा पसीने से तर था। हालांकि उसने पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी प्रगति जिग्नेश के बराबर नहीं हो पाए। झेंग, बूढ़े कुत्ते, तुम किस बात पर घमंडी हो? मेरा बेटा तुम्हें मिनटों में कुचल देगा। वैद्यनाथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के डांटा। तुम किसे बूढ़े कुत्ते कह रहे हो? जिग्नेश का चेहरा हरा हो गया। जो भी सहमत होगा मैं उसे डांटूंगा। वैद्यनाथ ने हल्के से मुस्कुराकर मजाक करते हुए उत्तर दिया। आप
हाँ, कीमियागिरी में तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए गुस्सा हो जाते हो और मुझे डांटते हो। क्या एक कीमियागर के रूप में यही तुम्हारा गुण है? जिग्नेश ने अपने मन के क्रोध को दबाने का प्रयास किया। वह अब रसायन विद्या के महत्वपूर्ण दौर में है और बातचीत के लिए प्रगति में देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह आदित्य और अन्य लोगों के चेहरे पर वास्तविक कार्यों से तमाचा मारना चाहता है। ईश्वर स्तरीय कीमिया क्लेश आओ। जिग्नेश ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी। कीमिया का नमूना चमक रहा था और 9 स्वर्गों के ऊपर गड़गड़ाहट हो रही थी। कीमिया का संकट उम्मीद के मुताबिक ही आया। गोली का क्लेश प्रकट हो गया है और गोली पूरी होने वाली है। अफसोस, स्थिति को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। त्रिलोक ऋषि ने अपना सिर हिलाया। जिग्नेश की ताकत के साथ देवस्तरीय गोली क्लेश उसके लिए कठिन नहीं है। बूम! बिजली गिरी और जिग्नेश पर गिर पड़ी। ये पहली बार नहीं था जब जिग्नेश को ईश्वर स्तरीय गोली की पीड़ा सहनी पड़ी थी और वह पहले से ही इससे परिचित था। उसने अपनी मानसिक शक्ति एकत्रित की और दृढ़तापूर्वक अपनी रक्षा की। फिर उसने अजीब आग को सक्रिय कर दिया जिससे आग की एक दीवार बन गई और हिंसक गोली की भी रक्षा हुई। टकराना, पहली बार बिजली गिरी, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर से आओ। जिग्नेश विजयी भाव से हंसा। गड़गड़ाहट के बपतिस्मा के बाद हिंसक गोली का गोली पैटर्न स्पष्ट हो गया और औषधीय शक्ति अधिक शुद्ध और समृद्ध हो गई। जिग्नेश को 1 दर्जन से अधिक बार हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रुचिर को भी गोली का कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन रुचिर के लिए जिग्नेश से आगे निकलना मुश्किल था। रुओचेन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। रोचेन की कीमियागिरी की प्रतिभा के कारण उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से जिग्नेश से अधिक होंगी। क्यों न उन दोनों को एक ही समय में डिप्टी पवेलियन मास्टर नियुक्त कर दिया जाए? त्रिलोक ऋषि ने मन ही मन सोचा। लेकिन इस तरह से जिग्नेश कतई सहमत नहीं होंगे, क्योंकि यह जिग्नेश की शक्ति को नष्ट करने के बराबर है। उबाओ! इस छोटी सी ताकत के साथ आप एक विशेषज्ञ के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन करने की हिम्मत करते हैं। छोटे चोर, सावधान, दादाजी तुम्हें एक चाल दिखाएंगे, आदित्य ने घृणा से कहा। जिग्नेश ने भौहें चढ़ाईं। ये बच्चा तो उससे भी ज्यादा घमंडी है, लेकिन वह एक गोली बनाने वाला है। भले ही इस बच्चे की कीमिया में प्रतिभा इतनी बुरी हो, वह स्थिति को नहीं बचा सकता है। आदित्य ने सभी जड़ी बूटियों को कीमिया भट्टी में फेंक दिया। ये देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। कोहरा घास, तुम क्या कर रहे हो? प्रत्येक जड़ी बूटी के अलग अलग गुण होते हैं और वे एक दूसरे को दूर भगाती हैं। आपने सभी जड़ी बूटियां फेंक दी, क्या ये बर्बादी नहीं है? ये संसाधनों की बर्बादी है। हाँ, पता चला कि आप बाहरी हैं, इसलिए आपने पहले राउंड में धोखा दिया होगा। त्रिलोक ऋषि भी उलझन में थे। क्या मैंने सचमुच गलती की? त्रिलोक ऋषि को अपनी दृष्टि पर संदेह होने लगा था। एक कीमियागर के रूप में उसे सबसे बुनियादी ज्ञान पता होना चाहिए, है ना? जड़ी बूटियों को अलग अलग कीमिया भट्टी में डालना चाहिए और तरल दवा निकालने के बाद ही उसे मिलाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये हेनचांग ने सारी जड़ी बूटियां एक ही बार में कीमिया भट्टी में डाल दीं। क्या ये बकवास नहीं है? पूरे श्रोता समूह में केवल वैद्यनाथ और रुचिर ने ही आदित्य से कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु सदैव अपरंपरागत मार्ग अपनाते हैं। मुख्य बात यह है कि प्रभु हर समय चमत्कार कर सकते हैं। भीड़ के उपहास का सामना करते हुए आदित्य तिरस्कारपूर्ण हो गया। तरल औषधि को अलग अलग निकालना सामान्य कीमियागरों की विधि है। एक आदर्श अमर कीमियागर और धोखेबाज के रूप में उसे इतना बोझिल होने की आवश्यकता नहीं है। बस सैकड़ों अजीब आग जुटाई गई और फिर आग ड्रैगन में बदल गई, कीमिया भट्टी में बह गई और एक एक करके जड़ी बूटियों को घेर लिया और खा लिया। उसने अपनी मानसिक शक्ति को सैकड़ों चैनलों में विभाजित किया। अचानक त्रिलोक ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत आदित्य का इरादा समझ गया। त्रिलोक ऋषि के मन में यह विचार पहले से ही था, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सका। इसके अलावा आदित्य ने अपनी मानसिक शक्ति को सैकड़ों नाड़ियों में विभाजित किया। क्या ये कोई मनुष्य कर सकता है? रहस्यमय। जिग्नेश को अभी तक मामले की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था।
उसने आकाश की ओर देखा और वहां केवल एक आखिरी वज्रपात बाकी था। जब तक वह टिके रहेंगे वह जीतेंगे और कीमिया के राजा की उपाधि प्राप्त करेंगे। रसायन विद्या दानव, एक अनोखा रसायन विद्या दानव। त्रिलोक ऋषि के चेहरे पर उत्साह था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रसायन विद्या के इतिहास में एक चमत्कार देख रहा हो। कुछ ही क्षणों में 1 दर्जन से अधिक औषधीय जड़ी बूटियां निकाली गईं और वे बहुत आसानी से एक साथ मिश्रित हो गए। अगले ही पल अमृत की सुगंध उसकी नाक में भर गई। क्या ये अमृत की सुगंध है? जिग्नेश स्तब्ध रह गया और फिर डर से आदित्य की ओर देखने लगा। बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी में एक गोल अमृत लटका हुआ था। जिग्नेश के चेहरे पर उदासी छा गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। 1 सेकंड में खत्म, और यह एक गड़बड़ थी। क्या आप निश्चित हैं कि आप सपना नहीं देख रहे हैं? लानत है, क्या इसने वास्तव में अमृत को गाढ़ा कर दिया? ये सही है। कार्तिक और अन्य सभी लोग हैरान थे। मिस्टर माइटी, वैद्यनाथ गर्व से हंसे। रुचिर की आंखें विस्मय से भरी थीं। ऐसा लगता है कि स्काईफ्लो संप्रदाय को छोड़ने के बाद से 5 वर्षों में महामहिम के अमृत कौशल में काफ़ी वृद्धि हुई है। उन्हें तो ये भी संदेह था कि महामहिम अमर कीमियागर के स्तर तक पहुंच गए हैं। 5 वर्षों में एक सम्माननीय कीमियागर से अमर कीमियागर बनना अकल्पनीय है। अगर ऐसा किसी और के साथ होता तो रुचिर कभी इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन महामहिम ने कहा कि सब कुछ संभव है। बूम बूम, आसमान में बिजली चमकने लगी। वज्र की शक्ति से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आदित्य द्वारा लाया गया पिलक्लेश जिग्नेश के पिलक्लेश से अधिक शक्तिशाली है। इससे ये भी पता चलता है कि आदित्य द्वारा परिष्कृत हिंसक गोली उच्च गुणवत्ता की है। आदित्य चाहें तो इसे सीधे अमर स्तर की हिंसक गोली में बदल सकते हैं, लेकिन एक नौसिखिए से निपटने के लिए उसे भगवान स्तर का बनाना ही पर्याप्त है। ये हिंसक गोली जिग्नेश द्वारा परिष्कृत हिंसक गोली को पूरी तरह से कुचलते हुए देव स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। इससे वह गोली को गाढ़ा भी कर सकता है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। जिग्नेश का चेहरा क्रूर था। दाव का दिल हिंसक रूप से कांप रहा था और किसी भी समय टूट सकता था। पफ, जिग्नेश का दाव दिल अभी तक नहीं टूटा था, लेकिन कार्तिक का दाव दिल पहले टूट गया। उसे खून की उल्टी हुई और वह शर्मिंदा लग रहा था। जो गोली पहले ही बन चुकी थी वह भी एक फुफकार के साथ राख में बदल गई। नहीं, यह असंभव है। आप ऐसी गोलियां कैसे बना सकते हैं? भगवान जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। कार्तिक ने बार बार अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उसका दाव हृदय टूट गया तो वह अब गोलियां नहीं बना सकेगा। ये कहा जा सकता है कि वह एक बेकार व्यक्ति बन गया है। मैं पहले गोलियां बनाना चाहता हूं। चून की गुणवत्ता की तुलना आपसे नहीं की जा सकती, इसलिए मैं गति में आपसे आगे निकल जाऊंगा। जिग्नेश ने दांत पीस लिए। अंततः आखिरी वज्र भी गिरा। अच्छा नहीं है, जिग्नेश गोलियां बनाने वाला है। त्रिलोक ऋषि ने आखिरी वज्र को देखा और फिर से भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि साथी दाववादी ये ने एक चमत्कार किया है, लेकिन गोली का क्लेश अभी तक कम नहीं हुआ है। वह जिग्नेश से बेहतर कैसे हो सकता है? लड़के, गोली बनाने में तुम्हारी प्रतिभा सचमुच असामान्य है, लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो। अगर तुम शुरू में नहीं सोए तो शायद पहली जगह तुम्हारी होगी। जिग्नेश की आंखें जल रही थीं। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हें गोली का कष्ट सहना होगा? आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। इसके बाद उसने आकाश पर गोली के क्लेश को देखा और चुपचाप महान दाव की शक्ति को जुटाया। आदित्य की सांस महसूस करते ही डैनजी डर से कांपने लगे और बिजली कड़कने लगी। अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। बूम, तेज आवाज के साथ गोली की खुशबू हवा में भर गई। गोली बन गई और गोली भट्टी में कम से कम 10 हिंसक गोलियां थीं। गुणवत्ता भगवान स्तर के शिखर पर थी। गुरगल, ये हो गया, गोली बन गई। या 10 हिंसक गोलियां। मुझे नहीं पता कि किसने चिल्लाया और तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब सभी ने बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी में हिंसक गोलियों को देखा तो वे अचंभित रह गए। जिग्नेश ने भी देखा। अच्छा होता अगर वो इसे न देखता। इसे देखने के बाद जिग्नेश खुद को रोक नहीं पाया। क्या आपको गोली की तकलीफ क्यों नहीं सहनी पड़ती?
जिग्नेश की मानसिकता पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उसे लगा कि वह किसी से लड़ रहा है। वास्तव में दूसरी ओर वाला व्यक्ति धोखेबाज था या फिर भगवान था। बूम बूम, आखिरी बार बिजली गिरी और जिग्नेश अचंभित रह गया तथा अपने अस्थिर हृदय और सदमे के कारण बिजली की गड़गड़ाहट में समा गया। जिग्नेश बुरी तरह चिल्लाया, मास्टर झेंग। सभी लोग डर कर चिल्ला उठे। ये छोटी सी शक्ति किसी को नहीं मारेगी। आदित्य ने उत्साह देखा और चुपके से बैंगनी रंग की गड़गड़ाहट को सक्रिय कर दिया जो गोली के कष्ट के समान दिख रही थी और गोली के कष्ट में मिल गई। गड़गड़ाहट क्यों तेज हो गई? जिग्नेश को लगा कि वह इसमें सफल हो जाएगा, लेकिन उसने गलत अनुमान लगाया। गड़गड़ाहट और अधिक भयंकर हो गई और उसके शरीर को निगल गई। क्या ये गड़गड़ाहट सही नहीं है? त्रिलोक ऋषि को एक अजीब बात नजर आई। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाईं और फिर आदित्य की ओर अनभिज्ञता से देखा। कोई आश्चर्य नहीं, साथ ही दाववादी ये कि विधियां वास्तव में अंतहीन हैं। त्रिलोक ऋषि ने मन ही मन सोचा, भाई क्यूई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जिग्नेश कार्तिक की ओर दौड़ा। लानत है, तुम यहाँ मत आओ। मेरा दाव दिल टूट गया है। मैं पहले से ही एक बेकार व्यक्ति हूँ। क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? कार्तिक डर गया और जल्दी से भाग गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंत में कार्तिक भी वज्रपात में समा गया। बैंगनी आकाश दिव्य थंडर के साथ दोनों को निगल लिया जाना और मर जाना तय था। जलने की गंध आने लगी जिससे लोगों को उल्टी आने लगी। 2 देव स्तर के सिद्ध कीमियागर ऐसे ही मर गए। आदित्य ने चुपचाप मुस्कुरा दिया। जिस क्षण जिग्नेश ने उसे उकसाया, उसी क्षण से उसका वर्तमान अंत हो गया। मास्टर झेंग और मास्टर क्यूई, क्या दोनों मर गए हैं? वहां उपस्थित सभी कीमियागर आश्चर्यचकित रह गए। आदित्य का कदम सचमुच बहुत अच्छा था। त्रिलोक ऋषि को छोड़कर किसी को भी यह संदेह नहीं होगा कि उसने जिग्नेश और कार्तिक की हत्या की है। गोली आपदा निर्दयी है। मृतक शांति से विश्राम करें। यह ऐसी बात है जिसे हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता। भाई झेंग और भाई क्यूई की मृत्यु पूरी कीमिया जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। त्रिलोक ऋषि ने दुखी होने का नाटक किया। हर कोई बहुत प्रभावित हुआ। सभी लोग प्रतियोगिता जारी रखें। त्रिलोक ऋषि ने अपने सेवकों को इस घटना से निपटने का आदेश दिया और फिर घोषणा की कि प्रतियोगिता जारी रहेगी। यद्यपि आदित्य जीत गया था, परंतु अन्य लोग प्रतियोगिता पूरी नहीं कर पाए थे। दूसरे और तीसरे स्थान को भी रैंक देने की आवश्यकता थी। जब रुचिर, फराज और वैद्यनाथ गोलियां बनाने में सफल हुए, तब तक फिर से आधा घंटा बीत चुका था। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, उन्होंने या तो औषधीय पदार्थों के 3 भाग खा लिए थे और असफल हो गए थे, या फिर वे अभी भी संघर्ष कर रहे थे। जब सभी ने प्रतियोगिता समाप्त कर ली, तो त्रिलोक ऋषि ने प्रतियोगिता की समाप्ति की घोषणा की। त्रिलोक ऋषि प्रत्येक व्यक्ति के पास आए और गोलियों की गुणवत्ता की जांच की। रुचिर, वैद्यनाथ और फराज तीनों ने ईश्वर स्तर की उत्तम हिंसक गोलियां परिष्कृत की। गुणवत्ता लगभग एक जैसी थी, लेकिन खर्च किया गया समय काफी भिन्न था। जब त्रिलोक ऋषि आदित्य के पास आए, तो उन्होंने पहले मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और फिर गोलियों की गुणवत्ता की जांच की। गोली की खुशबू सूंघते ही त्रिलोक ऋषि की आंखें चमक उठीं। गोलियों के पैटर्न चमक रहे थे और उनमें से हिंसक शक्ति निकल रही थी। ईश्वर स्तरीय चरम हिंसक गोली। त्रिलोक ऋषि का स्वर थोड़ा उत्तेजित था। ये सुनकर वहां उपस्थित कीमियागरों ने राहत की सांस ली। ईश्वर स्तरीय चरम हिंसक गोलियों की भट्टी को परिष्कृत करने में 2 या 3 सेकंड का समय लगा। यह अब गोलियों का राजा नहीं, बल्कि गोलियों का भगवान है। इस गोली प्रतियोगिता का विजेता साथी दाववादी ये है। त्रिलोक ऋषि ने ऊंची आवाज में घोषणा की। इसका मतलब ये भी है कि आदित्य ने दान राजा की उपाधि जीत ली। डिंग मेजबान ने कार्य उत्कृष्ट रूप से पूरा किया है और निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पुरस्कार 200,000 वर्षों की साधना मूल्य। 9 हेवन तलवार को सर्वश्रेष्ठ हॉन्गमैंग अमर कलाकृति में अपग्रेड किया गया। शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर कलाकृति X1 मिलियन। अमर आदरणीय क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड X100,000। अमर स्तर की गोली X100,000।
अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति X2, सभी मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियां अमर रैंक के उन्नत स्तर तक अपग्रेड की गईं। होस्ट आदित्य। संविधान पंगु रक्तरेखा, महान दाव खजाना शरीर, शाश्वत ड्रैगन सम्राट शरीर। साधना पूर्ण अमर आदरणीय क्षेत्र, अमर संत क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 300,000 वर्षों की साधना की आवश्यकता होती है। खेती मूल्य 255,800 255 800 वर्ष। सूचना पटल को देखकर आदित्य बहुत आशान्वित था। 50,000 वर्षों की साधना के बाद वह अमर संत क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। नंदिनी, मेरा इंतजार करो, आदित्य ने मन ही मन कहा। साथी दाववादी, ये क्या तुमने जानबूझकर अपनी ताकत बरकरार रखी? ये हिंसक गोली स्पष्ट रूप से परी स्तर तक पदोन्नत की जा सकती है। त्रिलोक ऋषि के शब्दों ने सभी को फिर से चौंका दिया। जानबूझकर ताकत बनाए रखना, परी स्तर, क्या ये हो सकता है कि ये एक परी स्तर की कीमियागर है? अरे नहीं, मुझे खोज लिया गया है। आदित्य ने थोड़ा सा मुंह बनाया। त्रिलोक ऋषि की आंखें सचमुच बहुत क्रूर हैं और उन्होंने एक ही नज़र में सुराग पहचान लिया। नौसिखियों से निपटने के लिए भगवान स्तर की गोलियां पर्याप्त हैं। आदित्य ने इसे छिपाने का इरादा नहीं किया और सीधे तौर पर उदारतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। हिस साथी दाववादी, क्या ये हो सकता है कि आप भी एक परी स्तर के कीमियागर हैं? त्रिलोक ऋषि ने ठंडी हवा का सांस लिया। 100 वर्ष से कम आयु का एक परी स्तर का कीमियागर, क्या वह पागल है या पूरी दुनिया पागल है? इससे पहले उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी। आदित्य ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से महामहिम परी स्तर के कीमियागर तक पहुंच गए हैं। रुचिर के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। वह पहले से ही रसायन विद्या में अपनी प्रतिभा के प्रति बहुत आश्वस्त था, लेकिन महामहिम के सामने वह हमेशा एक छोटे करामी की तरह महसूस करता था। अरे बाप रे, क्या सचमुच दुनिया में ऐसा कोई रसायन विद्या दानव है? त्रिलोक ऋषि ने उनकी लार निगल ली। उसकी आंखें आग से भरी और उत्सुक थीं। आदित्य की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। क्या इस त्रिलोक ऋषि के कोई विशेष शौक हो सकते हैं? दोस्त, हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। त्रिलोक ऋषि अपना उत्साह छिपा नहीं सके। सच कहें तो वह एक प्रतिद्वंद्वी की चाहत रखता था। श्याम सुंदर उनके बराबर था, इसलिए उसमें प्रतिस्पर्धा करने की तीव्र इच्छा नहीं थी। लेकिन आदित्य ने त्रिलोक ऋषि को एक बड़ी चुनौती दी। अमर स्तर में प्रवेश न कर पाने का एक और कारण ये था कि उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जब आप शीर्ष पर हैं तो आप प्रगति कैसे कर सकते हैं? क्या ये अनुचित नहीं है? आदित्य थोड़ा शर्मिंदा हुआ। वह सिस्टम के कार्यों से निपटने के लिए ही अल्कमी पवेलियन में आया था। वह यहाँ प्रसिद्धि और धन कमाने के लिए नहीं आए थे। डिप्टी पवेलियन मास्टर बनना और ला मियाओ दान पवेलियन का समर्थन प्राप्त करना ही पर्याप्त है। जहाँ तक त्रिलोक ऋषि के साथ प्रतिस्पर्धा की बात है तो वह इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। पवेलियन मास्टर चेंग, आप इसे भूल क्यों नहीं जाते? आदित्य सीधे मना करना चाहता था। दाओ ये, आप मुझे ओल्ड चेंग कह सकते हैं। दाओ ये, कृपया मेरी मदद करो, त्रिलोक ऋषि ने जोर देकर कहा। श्रीमान ये, चूंकि पवेलियन मास्टर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, कृपया उनकी मदद करें। रुचिर आगे बढ़ा और बोला। ये सुनकर आदित्य एक क्षण के लिए झिझका, फिर सिर हिला दिया। अरे टोंग जी, क्या तुम वहाँ हो? त्रिलोक ऋषि मुझसे प्रतिस्पर्धा करने पर जोर दे रहे हैं। क्या इससे मिशन शुरू हो सकता है? क्या आप मुझे कुछ अतिरिक्त इनाम या कुछ और नहीं देंगे? आदित्य सिस्टम को बर्बाद करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। होस्ट, त्रिलोक ऋषि खुद आपसे मुकाबला करने आए थे। लगता है इसका टोंगजी से कोई लेना देना नहीं है ना? ये गलत है। अगर आपने मुझे अल्कमी पवेलियन आने का मिशन नहीं भेजा होता तो क्या मैं त्रिलोक ऋषि के जाल में फंस जाता? कोई बात नहीं, मिशन जल्दी भेजो। आदित्य ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। ये देखकर कि सिस्टम मृत होने का नाटक कर रहा है, आदित्य ने स्पष्ट कहा, छोड़ो भी, तुम्हारा सिस्टम दिन प्रतिदिन बेकार होता जा रहा है और सभी पाठक इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। तुम इसे खोल क्यों नहीं देते?
काटना सिस्टम को अनुकूलित किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। 13,14,520वां अनुकूलन सफल। 13,14,521वां अनुकूलन सफल। ट्रिगर मिशन, त्रिलोक ऋषि को हराकर सबको चौंका दो। पुरस्कार 100,000 वर्ष की साधना मूल्य, शीर्ष ग्रेड हॉर्नमैंग अमर हथियार X1 मिलियन, अमर स्तर का अमृत X1 मिलियन, अमर क्षेत्र साधना प्रतिलिपि कार्ड X 100,000। सिस्टम की आवाज सुनते ही आदित्य उत्साह से भर गया। आ रहा 1,00,000 वर्षों की साधना इसके लायक है। जब तक वह त्रिलोक ऋषि को हरा देता है, वह 1,00,000 वर्षों का साधना मूल्य प्राप्त कर सकता है और फिर ताओवादी अमर क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। त्रिलोक ऋषि अब पछताना भी चाहें तो आदित्य नहीं मानेंगे। चूंकि त्रिलोक ऋषि दुर्व्यवहार की तलाश में थे, आदित्य उन्हें संतुष्ट कैसे नहीं कर सकते थे। चलो अब प्रतिस्पर्धा करें। बूढ़े चेंग, आप कौन सा अमृत परिष्कृत करने जा रहे हैं? आदित्य ने किताब के पन्ने पलटने से भी तेज अपना चेहरा बदला और तुरंत पूछा। हाँ, त्रिलोक ऋषि एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आदित्य का रवैया इतना बदल जाएगा। त्रिलोक ऋषि को यह नहीं पता था कि इस समय वह आदित्य की धन संपत्ति बन चुका था। बूढ़े चेंग, तुम इतने चकित क्यों हो? आओ प्रतिस्पर्धा करें। आदित्य ने त्रिलोक ऋषि को खींचकर आग्रह किया। इसे लाओ चेंग कहते हैं और वह जो कहता है वह वास्तव में असाधारण है। क्या आप सचमुच इतनी जल्दी में रहना चाहते हैं? मुझे सोचने दो कि हम कौन सा अमृत परिष्कृत कर सकते हैं। त्रिलोक ऋषि थोड़ा उलझन में थे। एक क्षण पहले तक ये स्पष्ट था कि दाओयू ये प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहती थी। आपने अचानक अपना मन क्यों बदल दिया? उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वह बाघ की मांद में भेड़िया है। साथ ही दाओवादी ये, क्यों न हम अमर स्तर के क्षेत्र भेदक अमृत को परिष्कृत करें। त्रिलोक ऋषि ने एक क्षण सोचा और फिर कहा, रियलम पिल तोड़ रहे हो? ठीक है। आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सहमति में सिर हिला दिया। वैसे भी वह अजेय है। किसी भी अमृत को आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है। तजुयू, जाकर देखो कि मंडप में दायरे तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए कितनी औषधीय सामग्रियां हैं। आदित्य ने फराज की ओर मुड़कर आदेश दिया। हाँ मंडप मास्टर। फराज ने कीमिया कक्ष छोड़ दिया। 10 मिनट से अधिक समय के बाद फराज वापस दौड़ा। उसके हाथ में एक अंतरिक्ष अंगूठी थी जिस पर एक मुहर और प्रतिबंध लगा हुआ था। ब्रेकिंग द रियल्म पिल के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री अत्यंत कीमती है और इसे अमूल्य तो कहा जा सकता है, लेकिन बिक्री योग्य नहीं। इसलिए यहाँ तक कि धनी अल्कमी पवेलियन के पास भी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है। मंडप मास्टर, केवल 3 औषधीय सामग्रियाँ बची हैं। फराज ने दोनों हाथों से अंतरिक्ष की अंगूठी आगे बढ़ाई। क्या केवल 3 भाग बचे हैं? त्रिलोक ऋषि ने भौहें चढ़ाईं। दायरे तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने में उनकी सफलता दर 30% से भी कम है। ये बहुत अच्छा होगा यदि इन 3 औषधीय सामग्रियों का उपयोग एक क्षेत्र तोड़ गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए किया जा सके। यदि इसका उपयोग 2 लोगों द्वारा किया जाए तो ये पर्याप्त नहीं होगा। साथ ही दाओवादी ये, दायरे तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए केवल 3 सामग्रियां बची हैं। हम दोनों के लिए अलग होना मुश्किल है। किसी अन्य अमृत में बदलने के बारे में क्या ख्याल है? त्रिलोक ऋषि आदित्य की राय लेना चाहते थे। आप अमृत क्यों बदल रहे हैं? औषधीय सामग्री की 3 खुराक पर्याप्त है, लेकिन इससे अधिक खुराक बेकार होगी। इसके अलावा दायरे तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करना कठिन और अधिक चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यह वही है। आदित्य ने दृढ़ता से कहा। त्रिलोक ऋषि बार बार हिचकिचाए, लेकिन अंततः सिर हिलाकर कहा, ठीक है। तत्पश्चात त्रिलोक ऋषि ने सील तोड़कर 3 औषधियां निकालीं। तीनों औषधियों को देखकर त्रिलोक ऋषि पुनः संकट में पड़ गए। उन दोनों को औषधीय सामग्री को 3 भागों में कैसे विभाजित करना चाहिए? शायद त्रिलोक ऋषि के विचारों को भांपकर आदित्य मुस्कुराया, फिर औषधीय सामग्री का एक हिस्सा लिया और कहा, बूढ़े चेंग, मुझे केवल एक औषधीय सामग्री की आवश्यकता है और वह पर्याप्त है। क्या दवा? त्रिलोक ऋषि ने निगल लिया। यदि हम उनकी सफलता दर को देखें तो एक भी औषधीय पदार्थ अमृत को संघनित करने की अवस्था तक भी नहीं पहुंच पाता। साथ ही दाओवादी ये, शायद आप कुछ नहीं जानते होंगे।
इस ब्रेकिंग रियल्म पिल का परिणाम हिंसक पिल से कहीं अधिक भयानक है। इसके अलावा परी स्तर के अमृतों की अपनी आध्यात्मिक बुद्धि होती है। जिस क्षण वे अमृत बन जाते हैं, वे कीमियागर के शरीर पर भी कब्जा कर लेते हैं। मानो अतीत को याद करके त्रिलोक ऋषि की आंखें भय से चमक उठीं। ये भी एक कारण है कि अमर स्तर की क्षेत्र तोड़ने वाली गोली कीमती है। यहाँ तक कि 8 प्राचीन जनजातियों को भी उनके अनुरोध के बाद भी क्षेत्र भंजक गोली नहीं मिल सकी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि क्षेत्र भेदक गोली के पास होने से प्राचीन जनजाति का एक मजबूत आदमी भी उसके लिए कुछ कर सकता है। ये तो बस एक क्षेत्र तोड़ने वाली गोली है, जब तक आपके पास हाथ है। आदित्य आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि शर्मिंदा हो गए। उसे लगा जैसे उसे फिर से चोट लगी है। यदि आदित्य बात करना जारी रखता है तो त्रिलोक ऋषि का ताओवादी हृदय थोड़ा अस्थिर हो सकता है। लेकिन उन्हें आदित्य की बातों पर पूरा विश्वास नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दायरे तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत किया था और जानते थे कि यह कितना कठिन था। लाओ चेंग बिना किसी देरी के चलो अभी शुरू करते हैं। आदित्य पुनः प्रयास करने के लिए उत्सुक होकर फ्यूटन पर बैठ गया। वह पीछे नहीं हटेगा। वह त्रिलोक ऋषि को कुचलना चाहता था। फिर आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और ताओवादी अमर क्षेत्र को साबित कर सकते हैं। अमर संत क्षेत्र के प्रवेश द्वार को तोड़ने के बाद आदित्य के पास महाशक्तियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता होगी। बेशक महाशक्तियां शाकाहारी नहीं हैं। उन्हें करोड़ों वर्षों की विरासत में मिली है और इस संप्रदाय में ऐसे पूर्वज भी हैं जिन्होंने अमर संत लोक में महान साधना प्राप्त की है। अमर संत क्षेत्र में आदित्य की प्रवेश स्तर की साधना अमर संत क्षेत्र दाचेंग के बराबर है। यदि आप पुराने राक्षसों को मारना चाहते हैं जो अमर संत क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गए हैं, तो छोटे स्तर के अमर संत क्षेत्र के स्तर तक पहुंचना सुरक्षित है। साथ ही दाओवादी ये मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं और अब मुझे अतिरिक्त मात्रा में औषधीय सामग्री मिल रही है जो वास्तव में अनुचित है। त्रिलोक ऋषि थोड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या इससे वह जूनियर को धमकाता है? आपकी सफलता दर अपेक्षाकृत कम है, इसलिए औषधीय सामग्रियों की अतिरिक्त आपूर्ति करना उचित है। मेरी सफलता दर बहुत ऊंची है। बहुत ज्यादा औषधीय सामग्री लेना बेकार है, आदित्य ने उत्तर दिया। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि को बहुत दुख हुआ। क्या ये बहुत सीधा नहीं है? क्या महाराज सचमुच अमर स्तर की लोक विनाशक गोली को परिष्कृत करने के लिए औषधीय पदार्थों के एक अंश का उपयोग कर सकते हैं? रुचिर मन ही मन इसका इंतजार कर रहा था। अमर स्तर के कीमियागर को कीमिया करते हुए देखना उनके लिए बहुत लाभदायक है। सभी कीमियागर सचेत होकर बैठ गए और आदित्य तथा उन दोनों को घूरने लगे, उनकी सुंदरता की एक झलक पाने के लिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि त्रिलोक ऋषि का ताओवादी हृदय उसके अपने पिता द्वारा ही तोड़ा जाएगा। इस बूढ़े का चरित्र बहुत अच्छा है। मेरे जैविक पिता को दयालु होना चाहिए, है ना? वैद्यनाथ ने मन ही मन सोचा। अपने जैविक पिता के बारे में अपनी समझ के आधार पर वह इस बार निश्चित रूप से जीतेंगे। बात बस इतनी है कि मेरे जैविक पिता हमेशा से आलसी रहे हैं, तो इस बार वे इतने सक्रिय क्यों हैं? वैद्यनाथ ने बहुत देर तक इस विषय में सोचा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लाओ चेंग, क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, आदित्य ने अधीरता से पूछा। क्या हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसे तत्काल करने की आवश्यकता है? त्रिलोक ऋषि ने गहरी सांस ली और फिर शांत हो गए। हर बार जब वह क्षेत्र तोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करता है, तो उसे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। लेकिन साथ ही दाओवादी ये इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक युवा हो, कुछ और नुकसान झेलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ब्रेकिंग रियल्म पिल की प्रतिक्रिया साथी दाओवादी ये को सबक सिखाएगी। ये समझ में आता है कि युवा लोग उतावले होते हैं। कभी कभार कुछ बार असफल होने से कोई नुकसान नहीं होता। त्रिलोक ऋषि ने मन ही मन सोचा। आदित्य की कीमिया प्रतिभा को उन्होंने पहचान लिया है। वास्तव में वह पहले से ही आदित्य को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। यदि कीमिया मंडप साथी दाओवादी ये को सौंप दिया जाए तो वह निश्चिंत हो सकता है। साथी दाओवादी ये, मैं तैयार हूँ। अब शुरू करने का समय आ गया है। त्रिलोक ऋषि गंभीर दिखे।
उन्होंने सबसे पहले अपनी स्वयं की ज्ञानकुन व्यनतिया ने भट्टी निकाली और फिर लाल कमल कर्म अग्नि को बुलाया। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस उपकरण से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन जब आदित्य से उनकी तुलना की जाती है तो वह तुरंत ही फीके पड़ जाते हैं। पर्पल गोल्ड बगुआ फनेस की शक्ति यूनिवर्स फनेस से कहीं अधिक है। विचित्र अग्नि के संदर्भ में आदित्य ने सीधे उनमें से सैकड़ों को बुलाया। ये ताइमा किसी दूसरी दुनिया से नहीं है। त्रिलोक ऋषि को संदेह था कि आदित्य किसी उच्च लोक से आए हैं, लेकिन क्या परिलोक पहले से ही सबसे ऊंचा तल नहीं है? शुरू शब्द सुनते ही आदित्य अचानक ऊर्जावान हो गया। 30 से अधिक औषधीय जड़ी बूटियां उन्होंने सीधे ही कीमिया भट्टी में डाल दीं। परी स्तर के अमृत को परिष्कृत करना भी एक बर्तन में किया जा सकता है। धुंधघास ये साथ ही दाववादी ये ने ब्रेकिंग रियल्म पिल की सारी सामग्री को पिल भट्टी में फेंक दिया। क्या तुम पागल हो? यह कोई ईश्वर स्तर का अमृत नहीं है। पूरे कीमिया मंडप में ब्रेकिंग रियल्म पिल के लिए केवल 3 सामग्रियां हैं। ये खत्म हो गया है। अब केवल 2 प्रतियां बची हैं। आदित्य की इस क्रिया से वहां उपस्थित कीमियागर एक बार फिर भयभीत हो गए। भगवान स्तर के अमृत को परिष्कृत करने के लिए सिर्फ एक बर्तन का पेस्ट। अमर स्तर का अमृत एक गड़बड़ निकला। आउच, तुम क्या कर रहे हो? त्रिलोक ऋषि ने भौहें चढ़ाईं और उनके मन में रसायन भट्टी से औषधि सामग्री निकालने की इच्छा हुई, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सैकड़ों अजीब आग उसके हाथों को तुरंत जलाकर राख कर सकती है। साथ ही दाववादी ये अमर स्तर के अमृत को एक बर्तन में नहीं मिलाया जा सकता। त्रिलोक ऋषि ने आह भरी। मूलतः औषधीय सामग्री के 3 भाग थे, लेकिन अब केवल 2 भाग ही बचे हैं। बस इतना ही, आप इस औषधीय सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। त्रिलोक ऋषि ने शेष 2 औषधियों को देखा, उनमें से एक निकालकर आदित्य को दे दी। नहीं, आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। फिर मानसिक शक्ति पुनः विभाजित हो गई, सैकड़ों विचित्र अग्नियों पर नियंत्रण किया तथा औषधीय पदार्थों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बूम बूम। परी स्तर की जड़ी बूटियों की प्रतिकारक शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि पूरी कीमिया भट्टी हिल रही थी। ये सब त्रिलोक ऋषि की अपेक्षा के अनुरूप था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाओयुए की मानसिक शक्ति कितनी मजबूत है, एक ही समय में 30 से अधिक परी स्तर की जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना असंभव है। साथ ही दाओवादी ये, अब इसे भूल जाओ। बस इस औषधीय पदार्थ का त्याग कर दो। इंतजार मत करो और प्रतिक्रिया से आहत मत हो, त्रिलोक ऋषि ने समझाया। लेकिन अगले ही पल जिजिन बागुआ भट्टी अचानक शांत हो गई। क्या वास्तव में प्रज्वलित विचित्र अग्नि ने व्यक्तिगत औषधीय जड़ी बूटियों को औषधीय द्रव में परिष्कृत कर दिया? त्रिलोक ऋषि की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये कैसे संभव है? 30 से अधिक परी स्तर की जड़ी बूटियां इतनी नम्र कैसे हो गईं? यह अभी भी पेस्ट का एक बर्तन है। कुछ ही सेकंड में ये सब तरल दवा में परिष्कृत हो गया। गुल्लू ये, साथ ही ताओवादी ये, आपने ये कैसे किया? त्रिलोक ऋषि ने अपनी लार निगल ली और अचंभित होकर पूछा। आदित्य की रसायन विद्या की शक्ति और अधिक प्रबल होती गई। अमर स्तर के कीमियागर के लिए ये हासिल करना असंभव है। क्या ये हो सकता है कि साथी दाओवादी ये पहले से ही अमर स्तर के पूर्ण कीमियागर हैं? लेकिन ये कैसे संभव है? एक आदर्श अमर कीमियागर की बहुमूल्यता मार्शल आर्ट के अमर सम्राट से कम नहीं है। वाष्पीकरण। आदित्य ने एक शब्द बोला। मैंने औषधीय द्रव की 30 से अधिक बूंदों को एक साथ जल्दी से मिलते हुए देखा। टकराना। प्राचीन जानवरों की तरह शक्तिशाली प्रतिकर्षण फिर से भड़क उठा। हिंसक कीमिया शक्ति ने पूरे कीमिया कक्ष को घेर लिया। हर कोई हौंफने लगा और उनकी पीठ पर ठंडक दौड़ गई। दरअसल, क्या तुमने सचमुच गोलियां संघनित करना शुरू कर दिया है? क्या एक पात्र कीमिया विधि वास्तव में अमर स्तर के अमृत बना सकती है? हर कोई दंग रह गया और बहुत अविश्वसनीय महसूस कर रहा था। वैद्यनाथ और रुचिर के होठों पर गर्व भरी मुस्कान थी। निस्संदेह, महाराज ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। 3000 रास्तों की बात करें तो क्या ऐसा कोई है जो यह नहीं जानता कि यह कैसे किया जाए? मार्शल आर्ट, कन्फ्यूजियनिज्म, तलवारबाजी, कीमिया, कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। पफ थप थप थप। त्रिलोक ऋषि, जो आदित्य के सबसे निकट थे, उनका हृदय जोर जोर से कांपने लगा।